नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। देश पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन। वाघा बॉर्डर पर हजारों की संख्या में लोगों ने लगाए जयकारे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। सरकार 2 मार्च को जयपुर में करेगी गौरक्षा सम्मेलन। राज्य सरकार जल्द लाएगी नई उद्योग नीति। नियमों की जटिलता को किया जाएगा दूर। औद्योगिक परिसंघों के साथ सीधा हुआ संवाद। एसीबी ने पकड़ा घूसखोर अकाउंटेंट को। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में ले रहा था 1000 रुपए की रिश्वत। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान 2 दिन बाद पाकिस्तान से भारत सकुशल लौट आए। वे पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पहुंचे। कागजी कार्रवाई के बाद विंग कमांडर अभिनंदन ने भारत की जमीन पर कदम रखा। उनके स्वागत के लिए अटारी बॉर्डर पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोग तिरंगा लहराकर अभिनंदन के स्वागत को तैयार रहे। अभिनंदन के परिवार के सदस्य भी अटारी बॉर्डर पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया है। इस मुद्दे पर वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम रवि कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभिनंदन के भारत आने की जानकारी दी। इस दौरान भारत माता की जयकारों से वाघा बॉर्डर गूंज उठा। अटारी वाघा बॉर्डर पर वायुसेना का प्रतिनिधि मंडल भी पाकिस्तान से अभिनंदन को रिसीव करने के लिए मौजूद रहा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त अरब अमीरात में इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। आतंकवाद लोगों का जीवन बर्बाद कर रहा है और क्षेत्रों को अस्थिर कर रहा है। ये दुनिया को जोखिम में डाल रहा है। इस 2 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई स्वराज ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो भी नहीं सकता। स्वराज ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। 57 सदस्यीय इस्लामिक समूह की बैठक में स्वराज ने कहा कि जैसे कि इस्लाम का मतलब अमन है और अल्लाह के 99 नामों में से किसी का मतलब हिंसा नहीं है, इसी तरह दुनिया के सभी धर्म शांति, करुणा और भाईचारे का संदेश देते हैं। अल्लाह का मतलब शांति है। आतंक को संरक्षण और पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकी संगठनों को की जा रही फंडिंग रुकनी चाहिए। इस्लाम शांति सिखाता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए जवानों को सलाम किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों में आतंकी हमले पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने सेना को आतंकियों से बदला लेने की खुली छूट दी है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत विंग कमांडर अभिनंदन की तारीफ से की। पीएम ने जवानों को सलाम करते हुए कहा, 26/11 भारत में हुआ लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन उरी हुआ और पुलवामा हुआ, हमने बदला लिया। मैं सलाम करता हूं उन सैनिकों को जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। एक समय था जब अखबारों में खबरें निकलती थी कि फोर्स बदला चाहती है, लेकिन उन्हें यूपीए सरकार अनुमति नहीं दे रही है। आज खबरें होती है कि सेना को खुली छूट दे दी गई है, जो चाहे वह करें, आतंकवादियों से बदला लें। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव और देश के ताजा हालातों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। चुनाव आयोग इसके लिए पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव थोड़ा आगे बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं ईवीएम के सवाल पर उन्होंने कहा कि ईवीएम को हमने फुटबॉल बना दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ईवीएम को हमने जाने अनजाने में पूरे देश में फुटबॉल बना दिया है। रिजल्ट अनुकूल है तो ईवीएम ठीक है और नहीं तो खराब। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने फॉर्म 26 में शपथ पत्र के प्रारूप में बदलाव किया है। अब प्रत्याशी को पति, पत्नी, बच्चों, आश्रितों के 5 साल की आय का ब्यौरा देना होगा। इसमें देश के साथ ही विदेश की संपत्ति का भी ब्यौरा शामिल है। पैन के साथ ये जानकारी देनी होगी। इस मौके पर सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार चुनाव में सी विजिल ऐप लॉन्च किया जाएगा। सूबे की अशोक गहलोत सरकार राजधानी में गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। गौरक्षा सम्मेलन शनिवार को राजधानी जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार बीजेपी को घेरने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। गौपालन विभाग की ओर से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में प्रदेश भर की गौशालाओं से 2 प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रदेश भर में 2673 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं।
सम्मेलन में गौशालाओं के प्रतिनिधि गायों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़े सुझाव देंगे। इस सम्मेलन में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं किए जाने की भी संभावना है। गौपालन विभाग की ओर से जयपुर में आयोजित होने वाले गौरक्षा सम्मेलन को लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन जब उन्हें गाय की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों से गौ संरक्षण के लिए काम किया। अच्छी बात है कि आज कांग्रेस गाय के बारे में सोच रही है, लेकिन इसके लिए भी संस्कार चाहिए। गाय हमारे अर्थव्यवस्था की धुरी है। कांग्रेस ने आज तक तो गौ संरक्षण के लिए लंबे समय तक जब इनका राज रहा तब सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गोवंश की निकासी पर प्रतिबंध लगाया। इसको और आगे बढ़ाते हुए माननीय वसुंधरा जी ने नंदीशाला की योजना प्रारंभ की, जिसके कारण से और गोवंश का ठीक प्रकार से उनका संरक्षण हो सके। और मंत्रालय अलग से बना, तो गाय का उपयोग अधिक से अधिक कैसे हो सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, एक व्यवस्था की। अब ये गाय के बारे में सोच रहे हैं, अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना और डिस्कॉम एक्सीएन के बीच हुए विवाद का एक कथित ऑडियो वायरल होने के मामले में मदन लाल सैनी ने कहा कि बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों को छोटों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मंत्री को हाथ उठाना उचित नहीं है। इस घटना में मंत्री अशोक चांदना का इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी हरकत के बाद मुख्यमंत्री को खुद ही उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। देखिए, सामान्य रूप से जो आदमी जितने बड़े पद पर बैठा रहता है, उसकी छोटे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रहना चाहिए। कहीं असावधानियां, गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, उसको परिमार्जित करने के लिए हाथ उठाना मैं उचित नहीं समझता हूं। मांग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये काम स्वतः ही हो जाना चाहिए था। प्रदेश में नई उद्योग नीति की कवायद तेज हो गई है। उद्योगों में आधारभूत सुविधाओं की कमी और नियमों में जटिलताओं के कारण प्रदेश में औद्योगिक निवेश नहीं हो पाता। ऐसे में प्रदेश में निवेश ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए राज्य सरकार ऐसी उद्योग नीति जल्द लाने जा रही है, जिसके बाद किसी उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए 2-3 साल तक कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने उद्योगों की स्थिति को लेकर औद्योगिक परिसंघों के साथ सीधा संवाद कायम किया। सचिवालय में हुए इस संवाद कार्यक्रम के बाद उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि औद्योगिक परिसंघों से सुझाव आया है कि नई उद्योग नीति प्रैक्टिकल होनी चाहिए। इस राज्य स्तरीय उद्योग व व्यापार सलाहकार समिति की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, MSME विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक समेत अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों के साथ औद्योगिक परिसंघ CII, PSD के साथ साथ व्यापारिक संगठन और प्रशासनिक महकमों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उद्योगपति और व्यापारियों के साथ एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी 2010 में। उसके बाद इसकी मीटिंग नहीं हुई, इसको हमने देखा भी क्यों नहीं हुई। हमने पहली बार इसकी मीटिंग बुला के उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, हमारी नई औद्योगिक नीति कैसी हो, उस पर उनके सुझाव लिए गए, उनकी समस्याओं को सुना गया है। एक तरह सरकार और उद्योगपतियों के बीच संवाद बनाने की हमने शुरुआत की है। ये बराबर बना रहे, उनकी जो समस्या उनका समाधान होता रहे और नए उद्योग लगे, नया निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है राजस्थान में कि पिछली सरकार ने तो केवल घोषणाएं की थी, इस बार की जो उद्योग नीति बने उसमें प्रैक्टिकल होनी चाहिए। राजस्थान में उद्योगों का निवेश पहले से बढ़कर दुगना हो, लोग दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर उद्योग लगाने आए। राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार ने भी कैविएट दायर की है।
राज्य सरकार की ओर से डीएलबी सत्येंद्र राघव ने कैविएट दायर करते हुए सुनवाई से पूर्व राज्य सरकार को पक्ष रखने की अनुमति मांगी है। गौरतलब है कि गुरुवार को ही राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर सहित 5 जातियों के आरक्षण को जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई है। राज्य के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रह चुके डॉक्टर अभिनव शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर हाल ही में विधानसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक को रद्द करने की गुहार लगाई है। डॉक्टर शर्मा ने दायर की जनहित याचिका में विधेयक के मुख्य आधार 1997 की जनगणना को ही चुनौती दे दी है। भाजपा का हर कार्यकर्ता शनिवार को बाइक पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमता नजर आएगा। इस दौरान वे अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान तो करेगा ही, साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए वोट भी मांगेगा। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह जुट गई है। चुनावी तैयारियों को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में देश भर में भाजपा शनिवार को बाइक रैली निकालने जा रही है। इस बाइक रैली के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की रीति नीति से आम जनता को रूबरू कराएंगे, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां भी जनता को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के दृष्टि से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत 2 मार्च को संपूर्ण देश में विधानसभा क्षेत्रों पर बाइक रैली होनी है। हमने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि प्रत्येक बूथ से 10 बाइक रैली आएंगी और अपने अपने प्रमुख स्थानों पर घूमते हुए कोशिश ये होगी कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक जागरण हो जाए, ताकि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आए और एक वायुमंडल बने कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तैयार हो गई है। और ये हमारे कार्यकर्ता जो बाइक रैली में भाग लेने वाले हैं, इनकी गाड़ी लोकसभा चुनाव तक किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम में चलती ही रहे, रुके नहीं, ये योजना है। पाक की एक कायराना हरकत से पुलवामा हादसा हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हो गए। सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। पाकिस्तान ने 48 घंटे में 35 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत के एक जवान अभिनंदन से पाकिस्तान में मारपीट कर उसे बंधक बना लिया गया। इसके बाद भारत की ताकत के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने विंग कमांडर को रिहा करने का फैसला लिया। हालांकि इस बात पर राजनीति नहीं करने की हिदायत देने वाले भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ही देश के मान सम्मान को भूल गए। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने अभिनंदन को सौंपने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का आभार जता दिया। सैनी ने पाकिस्तान पीएम का आभार जताने के बाद इसे भारत की कूटनीतिज्ञ जीत भी बताया। मैं समझता हूं केंद्र सरकार का ये ऐतिहासिक काम था और इसके लिए भारतीय वायुसेना बहुत बहुत बधाई की पात्र है। और हमारी रणनीति, विदेश रणनीति के कारण से हमारे पायलट को बिना शर्त छोड़ना पड़ा, ये मैं समझता हूं हमारी विदेश नीति का ही परिणाम है कि अभिनंदन को छोड़ना पड़ रहा है। इसके लिए मैं भारत सरकार के विदेश मंत्री को, वहाँ के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभारी है देश उनका। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से 2 दिवसीय क्लिनिकल रिसर्च मेट्रोलॉजी विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। ये कार्यशाला भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र में हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के सानिध्य में आयोजित इस कार्यशाला का समापन हो गया। इस मौके पर विशेषज्ञों की ओर से शोध, क्रियाविधि, थीसिस, रिसर्च एंड प्रोटोकॉल राइटिंग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। डीएनबी विद्यार्थियों के लिए आयोजित कॉन्फ्रेंस में चिकित्सा क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान की विभिन्न चरणों की विस्तार से जानकारी दी गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने जयपुर में बाबू को गिरफ्तार किया है।
एसीबी ने जयपुर के तिलक नगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संविदा पर पदस्थापित अकाउंटेंट को 1000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ये कार्रवाई एसीबी के एसआईयू में पदस्थापित इंस्पेक्टर सचिन शर्मा के नेतृत्व में की गई। सचिन शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी विवेक नगलिया निवासी रैगर मोहल्ला हाथोस थाना कालवाड़ जयपुर है। वह राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलक नगर जयपुर में संविदा पर डीईओ कम लेखाकार NUHM है। उसके खिलाफ जवाहर नगर कच्ची बस्ती निवासी गजेंद्र ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि स्वास्थ्य दल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किए गए कार्यों के अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में आरोपी विवेक नगलिया के द्वारा 28 फरवरी को 2000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। तब सौदा 1000 रुपए में तय हुआ। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तिलक नगर में। यहाँ पर एक संविदा पे लेखाकार अकाउंटेंट विवेक नागलिया को 1000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये परिवादी गजेंद्र सिंह चौहान है, उसकी गाड़ी लगी हुई थी यहाँ पर संविदा के आधार पर। जब भी यहाँ इनके कैंप लगते थे वो गाड़ी जाती थी। उसके मेहनताने का उसका जो भी चेक पास कराना होता गाड़ी के जो चलती थी उसके एवज में, और उसने जो 1/1/18 से इसके यहाँ पे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे काम किया शिफ्ट्स में, उसके अनुभव प्रमाण पत्र चाह रहा था वो अपने नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। कल उसने एसीबी में शिकायत करी थी, कल इसका वेरिफिकेशन कराया, जिसमें मांग प्रमाणित हुई थी और आज इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील पूनम चंद भंडारी ने आरटीआई के तहत निकाली सूचनाओं का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू पूनम चंद भंडारी ने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में राजकॉम के माध्यम से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। कि पिछली सरकार में जो करप्शन था उसके खिलाफ कांग्रेस सरकार आई है, लेकिन अब हमें लगता है कि ये सरकार भी उस सरकार से कोई कम नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में ये उनके भाई लग रहे हैं। मुझे तो ये है, हम आपके साथ 2-4-5 एग्जाम्पल ऐसे दे रहे हैं जहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है। पहला एग्जाम्पल मैं बताऊँ, राजकॉम ये सरकारी उपक्रम है और इसके अंदर एक घोटाला तो ये हुआ ही है, करीबन 225 करोड़ का मैन पावर चाहिए होती है इनको। उसके लिए उन्होंने NICSI इस कंपनी से कहा कि हमें मैन पावर चाहिए। उस कंपनी को इन्होंने ऑर्डर दिया और उस कंपनी ने किसी प्राइवेट को दे दिया। हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी कितना पेमेंट किया गया आपने और किन किन लोगों का ने काम क्या करके उनका रिकॉर्ड बताया जाए। हमें आरटीआई में इन्फॉर्मेशन लगी कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और करीबन 225 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया। तनख्वाहों का सवाल ये है, जैसे कंसल्टेंट 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको और सैलरी उसकी 2,46,000 रुपये। इस प्रकार किसी 2,14,000 रुपये, 2,28,000 ये सैलरी दे रहे हैं। रिकॉर्ड नहीं है कि आदमी को अपॉइंट किया या नहीं किया, एडवांस पेमेंट कर दिया उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। उसके अलावा 4 मामले और हैं, उसमें डिपार्टमेंट कोई जांच नहीं कर रहा है कि वो सारे अधिकारी सब मिले हुए इसके अंदर। करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपये का घोटाला ये हो रहा है। पर समझ में नहीं आ रहा है, वो सरकार नहीं करती थी, ये सरकार भी नहीं कर रहे हैं। और अधिकारी वो कोई अधिकारी हैं, चाहे कोई सरकार आ जाए, अधिकारी वही चलते रहते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।